गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। फटाफट से सभी आ जाइए लाइव। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, फिर हम लोग आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट। यस गाइस, फुल इकोनॉमिक सब्जेक्ट का रिवीजन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जल्दी जल्दी से आ जाइए। यस, फास्ट फास्ट जल्दी से आ जाओ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, चलो चलो तो स्टार्ट करें हम लोग आज का लेक्चर हमारा। कल हमने ये देखा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है हमारे, ठीक है। कल हमने हमारे पापा के बारे में पढ़ा है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है और हमने उनकी डेफिनेशन देखी। एंड एज यूजुअल जैसे हमारे घर के पापा पैसे पैसे के लिए टोकते हैं हमें, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने भी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन क्विक एक बार रिकैप करें क्योंकि यहाँ पर हम लोग भूलते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से आ जाओ। यस, लेट्स स्टार्ट। एडम स्मिथ जी की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। 18th सेंचुरी के एडम स्मिथ जी जो कि हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑलराइट। फिर इन्होंने हमें ये बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये भी याद है मैम। अरे बुक का नाम, ऑल्दो, हालांकि इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, उसमें से इनकी एक फेमस बुक है, क्या नाम है उनका? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी मतलब फॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करना नेचर में एंड, ठीक है, इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब नेशन में वेल्थ किस फॉर्म में, नेचर मतलब किस फॉर्म में वेल्थ क्रिएट हो रहा है एंड क्या रीजंस है, क्या कॉजेज है वेल्थ क्रिएट होने के लिए, ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर, किस फॉर्म में और कैसे वेल्थ क्रिएट हो रहा है हमारे नेशन में, और ये इन्होंने बुक पब्लिश किया था 1776, ठीक है। ये 1976 नहीं है, कल जिस बच्चे ने बोला था इट्स रॉन्ग, इट्स 1776, ठीक है। हाँ, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपके बुक में मिसप्रिंट है बेटा, जो भी आप बुक फॉलो या नोट्स फॉलो कर रहे हो, इट्स 1776, ठीक है। एंड इनके की पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी ऐसी थी कि एडम स्मिथ जी जो है, एडम स्मिथ जी इन्होंने पूरा इवोल्यूशन स्टेज डिस्कस किया है। इन्होंने अपनी बुक में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का पूरा स्टेज डिस्कस किया है। मतलब किस तरह से जब हम लोग जंगलों में रह रहे थे और आज जब हम लोग रेसिडेंसेस में रह रहे हैं, ठीक है। हंटर स्टेज से लेके इन्होंने, हंटर स्टेज से लेके, बस आपको यही एक चीज ध्यान रखनी है, बाकी पूरा की पॉइंट आपको अपने आप लर्न हो जाएगा ये स्टोरी से। एडम स्मिथ जी ने क्या डिस्कस किया? इवोल्यूशन स्टेज डिस्कस किया। किसका? ह्यूमन सोसाइटी का। कहाँ से? जब हम लोग जंगलों में रह रहे थे तब से रेसिडेंसेस में। तो आज जब हम रेसिडेंस में रह रहे हैं तो आज एक मॉडर्न सोसाइटी है, आज एक मॉडर्न सोसाइटी है, और इस मॉडर्न सोसाइटी का एक फीचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मॉडर्न सोसाइटी का। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बोलो फटाफट से। मॉडर्न सोसाइटी में फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, इसका मतलब है कि एक इनविजिबल फोर्स चलता है। मॉडर्न सोसाइटी में फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है और इस फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक इनविजिबल फोर्स होता है जो पूरी इकोनॉमी को रन करता है। मैडम, इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल हैंड मतलब मार्केट में जिस तरह से गुड्स की डिमांड होगी उस तरह से मार्केट में सप्लाई होगा। तो मार्केट में गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ये इकोनॉमी चलेगी अब हमारी, समझ में आ रहा है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमारी इकोनॉमी चलेगी। तो क्या मैं बोल दूं कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, मतलब लेजर फेयर पॉलिसी है, मतलब लेजर फेयर पॉलिसी। और इस पॉलिसी का मतलब ही यही होता है। लेजर फेयर मतलब क्या होता है पता है क्या? नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बहुत ईजी है, इट फोकसेस ऑन कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन। कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन अगर आप लोग देख रहे होंगे आपके नोट्स में तो सेकेंड वाला पॉइंट तो यही है, कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन। ये भी ध्यान हो गया, ठीक है, ऑलराइट।
तो थर्ड वाला पॉइंट मैम एक बार ये थर्ड और फोर्थ वापस से बता दीजिए। देखो अब आपकी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चीजें होगी, मतलब नाउ यू आर फ्री टू प्रोड्यूस, फ्री टू चूज प्रोड्यूस व्हाट यू वांट, ठीक है। आप जब चाहे जो चाहे वो बना सकते हो, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स बनाने हैं, ये डिसीजन अब आप खुद ले सकते हो, ठीक है। तो मैडम ऐसे थे तो फिर जैसे ये पेन की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में, तो ये पेन को तो बहुत सारे लोग बनाएंगे, तो इकोनॉमी में कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन ही तो नेचर्स लॉ है। इकोनॉमी में जब कंपटीशन, देखो सप्लाई हो गए और इस तरह से बहुत सारे सप्लायर्स बढ़ जाएंगे। मार्केट में जिस गुड्स की डिमांड है, मान लीजिए मार्केट में कोई पेन की डिमांड है, ठीक है, कोई पेन की डिमांड है, ये रहा हमारा पेन का कैप, ठीक है, यस। तो मार्केट में अगर इस गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आप सप्लाई करोगे, वेल एंड गुड, बट ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना ये गुड्स को बनाने के लिए, तो मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा, और इसी कंपटीशन को हम बोल रहे हैं नेचर्स लॉ। नेचर्स लॉ है ये, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑलराइट। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट था ये कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो डिसीजंस है ये आप खुद लोगे, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, आपके पास जो रुपए होगा गुड्स बनाने के लिए वो तो लिमिटेड होंगे, ठीक है। एनी रिसोर्सेज वेदर नेचुरल और मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है मैडम, तो जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, वेदर नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप क्या करोगे, आप ये जो रिसोर्सेज है इनका प्रॉपर अलोकेशन करोगे, प्रॉपर डिवीजन करोगे, लेबर्स का भी हम लोग प्रॉपर डिवीजन करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। अगर आपको आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, ग्रोथ चाहिए, तो आप प्रॉपर डिवीजन करो लेबर को का, कि भाई आप ये वाला काम करो, आप ये गुड्स बनाओ और आप ये काम करो, ठीक है। इस तरह से हमने पॉइंट्स लर्न किए थे आपको। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको ये एडम दत्त जी के की पॉइंट्स लर्न हो गए क्या? फटाफट से मुझे बता दो। यस, जल्दी जल्दी की पॉइंट्स हो गए लर्न। ऑल राइट, ठीक है। तो अब कल बोल रही मैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी के डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। और अब अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या बोला पता है क्या, कि क्या पापा आप पैसे के बारे में बात करते हो, थोड़ा भलाई के बारे में भी सोचो ना, थोड़ा वेलफेयर के बारे में भी तो सोचिए ना। और इन्होंने ये जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स मतलब ये जो 19th सेंचुरी के नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। इन्होंने 1890 में एक बुक लिखी है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन द ईयर 1890। और इन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या दिया है कि भाई लोगों की भलाई भी होनी चाहिए ना। आप गुड्स बना रहे हो, ठीक है, आप रिसोर्सेज बना रहे हो, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आप रिसोर्सेज बना रहे हो, ठीक, बट वो गुड्स से वेलफेयर होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर होना चाहिए, वो भी तो मैटर करता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही मैटर करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड वेलफेयर किन का, लोगों का, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक ऑर्डिनरी बिजनेस में हम मैनकाइंड की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में हम स्टडी क्या कर रहे हैं, मैनकाइंड की स्टडी कर रहे हैं। इट एग्जामिन दैट पार्ट, उस पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, सोशल एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी का वो एक्शन, उस एक्शन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो कि क्लोजली कनेक्टेड है विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, जिससे वो इंडिविजुअल अपनी सारी इच्छाओं को फुलफिल करता है एंड एक कंफर्टेबल लाइफ जीता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
मटेरियल वेलफेयर या मटेरियल रिक्विजिट्स का मैंने आपको मटेरियल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। रिक्विजिट्स मतलब क्या होता है बेटा? रिक्वायरमेंट। रिक्विजिट्स मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट। तो विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेलबींग, ताकि जो लोग हैं वो अपने इच्छाएं सारी फुलफिल कर पाए और कंफर्टेबली लाइफ जी पाए। ठीक है, तो फटाफट से एक बार वापस से देखेंगे। अच्छा, मटेरियल वेलफेयर मतलब क्या होता है या मटेरियल रिक्विजिट मतलब टू हैविंग इनफ हाउसिंग, आपके पास रहने के लिए घर है, क्लोथ्स है, फूड है, टू लिव कंफर्टेबली। ठीक है, इट रिफर्स टू हैविंग इनफ क्लोथिंग, हाउस, फूड टू लिव कंफर्टेबली। ऑलराइट, तो दस इकोनॉमिक्स क्या है? मार्शल जी के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की स्टडी इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action. It examines, वापस से it examines that part, वही part किसी इंडिविजुअल का वही एक्शन। ठीक है, it examines that part of individual and social action which is closely, जो कि closely connected है with the attainment and use of material requisites of well-being। ठीक है, all right। तो अब इन्होंने किस पॉइंट पे फोकस किया? इन्होंने ऑर्डिनरी की, भाई इकोनॉमिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन है, बिल्कुल सही है, ऊपर लिखा ही है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, बिल्कुल सही है, ऊपर डेफिनेशन में लिख दिया है। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आप बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, ये देखो, ये आप बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, तो मैं बोल दूं यहाँ पे कि भाई ये बिहेवियरल साइंस है। ठीक है, एंड योर लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्थ। सिर्फ वेल्थ की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता है, बल्कि वेलफेयर भी होना चाहिए लोगों का। जो हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज है उसका आप ऐसे यूज करिए, आप उसका ऐसे यूज करिए कि इकोनॉमी में पैसा तो हो, ठीक है, हम मानते हैं ये बात को, लेकिन वेलफेयर भी होना चाहिए लोगों का। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमी में पैसा होगा, वेल्थ होगा, कोई मतलब नहीं है, लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या? is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected, जो कि closely connected है with the attainment and use of material requisites of well-being। अभी लर्न हो रहा है साथ में, yes। एंड फिर उसके बाद इसके की पॉइंट क्या थे? की पॉइंट तो बहुत ईजी है इसके, कि ऑर्डिनरी मैन की स्टडी करना, मटेरियल वेलफेयर की स्टडी करना, फिर नेक्स्ट में बोल दिया कि भाई बिहेवियरल साइंस है वो, अकेला वेल्थ की स्टडी करना इकोनॉमिक्स नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, एंड अब हम लोग बढ़ते हैं। यस, स्टिल हियर, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी डाउट? यस, हेलो, हाय हर्ष, शिवा, प्रज्ञा, निखिल, गुड इवनिंग। लर्न हो रहा है साथ में। एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीबॉडी? आगे बढ़े। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लियोनल रॉबिन्स के डेफिनेशन की तरफ। और लियोनल रॉबिन्स ने हमें ये बताया कि वेलफेयर कितना वेलफेयर? वेलफेयर की कोई लिमिट थोड़ी ना है। ठीक है, रॉबिन्स जी हमें ये बताते हैं कि ठीक है, आप भलाई की बात कर रहे हो, एकदम सही बात है, लेकिन लोगों की जो इच्छा है ना वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और लोगों की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। जो वांट्स है लोगों की, जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जिससे लोगों की वांट्स सेटिस्फाई होगी तभी लोगों का वेलफेयर होगा। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में यही बोला गया है कि जब लोगों की इच्छाएं सेटिस्फाई हो जाएगी, इनफ क्लोथिंग, हाउसिंग, फूड होगा, तब वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। बट कैसे यार? इनके जो रिसोर्सेज है इंडिया के, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना, फिर वांट्स कैसे सेटिस्फाई होंगे? तो रॉबिन्स जी ने फोकस किया है स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन में कि भाई रिसोर्सेज स्कैर्स है, थोड़ा संभाल के, ठीक है, वेलफेयर मत सोचो, जितना है उसी में से ही सोचो। ठीक है, तो ही वॉज द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ये 19th सेंचुरी के हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, 19th एंड 20th सेंचुरी के, एंड ही ऑथर्ड अ बुक। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस का नेचर और उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस का नेचर और उसका सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। ठीक है,
तो इनकी बुक का नाम भी वही है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन द ईयर 1932। ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है ये ईयर, ठीक है। एंड ही गेव स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, और इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। अब डेफिनेशन क्या है फटाफट से देखते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक एक साइंस है भाई, ठीक, वो तो हमें पहले से पता है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, ठीक है। विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, अरे मैम ये तो वही, हाँ इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, बट यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स साइंस है बट विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी कर रहा है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स मतलब क्या होता है एंड मीन्स मतलब क्या होता है? एंड्स मतलब होता है वॉन्ट्स, एंड्स मतलब क्या होता है? वॉन्ट्स, वॉन्ट्स, एंड मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेस। अब देखो इकोनॉमिक एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉन्ट्स, हमारी इच्छाएं, एंड स्कार्स मीन्स मतलब जो रिसोर्सेज है वो कम है, ठीक है, बिटवीन द एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और हर एक रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, ठीक है। चाहे आप, अगर आपके पास 10,000 रुपीज दे दिया गया है तो आप वो 10,000 रुपए से या तो आप शॉपिंग कर लो, ठीक है, या तो आप मोबाइल खरीद लो, या तो मूवीज पार्टीज वगैरह ऐसे कुछ कर लो, पार्टीज वगैरह कर लो, या तो फिर आप बुक्स ले लो अपने और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नॉवेल्स पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप आपके वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, समझ जाओ। Alright, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends. Ends मतलब क्या होता है? Want. मेरी want end है, ठीक है, ends means want and scarce means मतलब resources जो कि कम है, ठीक है, as a relationship between ends and scarce means and which have alternative uses। तो इनके की पॉइंट्स क्या है फटाफट से देख लेते हैं कि जो वॉन्ट्स है दे आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अब हम लोग ग्रेड डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मैम मुझे तो इस 10,000 रुपए से मोबाइल चाहिए, मेरे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पहली प्रायोरिटी है मेरी मोबाइल फ़ोन लेना, तभी मैं ये सब मेरी स्टडी और आगे फर्दर मेरी स्टडीज़ कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपने आपकी वॉन्ट्स को फर्स्ट नंबर कर दिया। सेकेंड नंबर आपने बोला कि भाई अगर पैसे बचेंगे ना तो इस बार बुक खरीद लूंगा, और फिर थर्ड वाला ऑप्शन आपने इसको रखा एंड फोर्थ ऑप्शन आपने इसको रखा, ठीक है। तो वॉन्ट्स जो है वो ग्रेडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, एंड जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कैसे हैं, जो मीन्स है वो कैसे हैं, रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड, और जो मीन्स है दे हैव एंड दिस रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज है दैट इज मीन्स, रिसोर्सेज को ही मीन्स बोला जाता है, एंड दिस मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये जो रिसोर्सेज है इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर आपको ये वर्ड ध्यान नहीं हो रहा ना, ठीक है, तो डेफिनेशन में एंड एंड मीन्स लिख के हो, बाकी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि वांट आपकी इच्छाएं एंड है, ठीक है, वांट फुलफिल हो गया वो एंड है, और जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, मीन्स टू अचीव दिस वांट। इट इज अ मीन्स टू अचीव दिस वांट। ऑलराइट, तो अब ध्यान में आ रहा है कि वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। 2 पॉइंट है वांट्स के, 2 पॉइंट है हमारे मीन्स के। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। वांट्स क्या, दे आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी के हिसाब से आप ग्रेड दे सकते हो, एंड जो मीन्स है वो लिमिटेड है, और इस मीन्स के, इस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। ये जो मीन्स है इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया सभी को? समझ में आया? यस वंश, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल, तो आप क्या करोगे? ये आपको क्वेश्चन आता है मार्शल डेफिनेशन एंड रॉबिन्स डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन तो लिख कर आओगे, नो डाउट आप डेफिनेशन लिखोगे। फिर यहाँ पे आप इस तरह की लाइन लिख दोगे, प्राइमरीली मार्शल डेफिनेशन इज वेल्थ ओरिएंटेड वेयर एज रॉबिन्स डेफिनेशन इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड। देखो आपको पता है सब, बट एग्जाम में आप लोग आंसर लिख नहीं पा रहे हो, इस एंगल से सोचो ना, ठीक है, घुमा के बोलना है बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं, सिर्फ ये घुमाना सीखना है, ठीक है, कि प्राइमरीली मार्शल का जो डेफिनेशन है वो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है, और जो रॉबिन्स का डेफिनेशन है वो स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, और दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो बोथ दिस डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन 2 डायग्रामेट्रिकली
डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ये जो दोनों डेफिनेशन है डायमेट्रिकली दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे डिपेंड करते हैं एंड हेंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इसलिए ये लोग दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। अब अगर एडम स्मिथ जी का और इनका आता है तो रॉबिन्स का, कुछ भी नहीं करना है आपको, आप मार्शल का नाम हटा दो, एडम स्मिथ जी लिख दो, एडम स्मिथ लिख दो यहाँ पे, ये बता दो कि इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, वेयरएज रॉबिन्स ने स्कैरसिटी दिया है, और दोनों डेफिनेशन एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट है, दे आर बोथ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से अलग अलग है एंड दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे बेस है। ऑलराइट, समझ में आया आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में, इस तरह की लाइंस। एंड ये स्माइलीज मैंने जानबूझ के लिखा है, स्माइली मतलब होता है ये आप लोग लाइंस कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो अगर इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आए आप ये लाइंस यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। यस, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो आर कॉइन्ड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिस्क। ये टर्म्स किसने दिए थे आपको? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिस्क में दिए थे। जो बच्चा मेरी ये नोट्स फॉलो कर रहा है ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये नोट्स में मैंने सिमिलैरिटी रखी है। जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो इसमें से 30% का कंटेंट सेम रहेगा। यस, मैंने सिमिलैरिटी ढूंढ के 11th एंड 12th का सिमिलैरिटी ढूंढ के ही ये प्रॉपर आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो बच्चा इस तरह से 11th पढ़ रहा है उनको 12th में बहुत ईजी होगा। ठीक है, यस, अभी से ही आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगी। तो ये जो टर्म थे माइक्रो एंड मैक्रो के, जो दो टर्म्स थे ये हमें रैगनार फ्रिस्क ने बताए थे, जो कि नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट है। और कभी बताए थे उन्होंने? 1933 में बताया था। कब बताया था? 1933 में। सिर्फ सुन लो, ठीक है, याद नहीं करना है। ठीक है, एंड इन ये जो थे ये विनर थे ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स से इनको मिला था, रैगनार फ्रिस्क को मिला था। पता है आपको? ही वॉज द विनर ऑफ फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें ये बताया कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करना है। अगर इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करने को माइक्रो बोला जाता है और पूरे लार्ज एग्रीगेट की स्टडी करने को, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करने को मैक्रो बोला जाता है। मैम ये तो हमने कल समझ लिया था, हाँ, बट इसका ये जो वर्ड्स है किसने बताया? किसने ये बताया कि इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करने को माइक्रो बोला जाता है? रैगनार फ्रिस्क ने। ठीक है, किन्होंने बताया? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिस्क 1933 में इन्होंने एक टर्म्स कॉइन किए थे और इनको जो नोबेल प्राइज मिला है ये 1969 में मिला है। ठीक है, ऑलराइट। अब माइक्रो मतलब क्या होता है? पूरी इकोनॉमी का छोटे छोटे पार्ट में इकोनॉमी की स्टडी करना। इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट की स्टडी करना। ठीक है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मैडम मतलब, इसका मतलब वापस से वही कि जब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जब एक इंडिविजुअल बायर है, ठीक है, वो कुछ परचेज कर रहा है, जब वो बेच रहा है, सेलर है, जब वो उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, सेव किया है, ठीक है, एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉई है, तो उस कंज्यूमर के ये सारे, इस इंडिविजुअल के ये सारे इकोनॉमिक एक्शंस की स्टडी करने को, ये सारे इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर, ठीक है, इंडिविजुअल के ये सारे इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, यस, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज। अब एग्जाम्पल भी वही है जो हमने यहाँ पे लिखा ना, वही है, देख लो इधर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, आप यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा ना, यहाँ पे आप आपके मन से भी लिख सकते हैं, सारी चीजें लिख सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंडिविजुअल बायर, सेलर, सेवर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, सारी बातें लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। एंड इन सिंपल टर्म्स, और एक सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं तो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री, एक ट्री की स्टडी करना, ना कि पूरे जंगल की। इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री, एक ट्री की स्टडी करना, ना कि पूरे जंगल की स्टडी करना। इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये हमें बताया प्रोफेसर बोल्डिंग ने। ये हमें किन्होंने बताया? प्रोफेसर बोल्डिंग। अब ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन बाय प्रोफेसर बॉल्डिंग। ऑलराइट, जब डेफिनेशन याद नहीं हो तो इस तरह के वर्ड्स यूज करना, तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेशन ना किसी भी एग्जामिनर को एग्जैक्ट चाहिए होते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास भी चाहिए होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का नाम भी चाहिए होता है। डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पे इस तरह से लिखे हो, इट इज एन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्रोफेसर बॉल्डिंग, ठीक है। यस, एंड अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके बेसिक कंसेप्ट से, तो 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड फिर हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल। नोट्स के प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। जब मुझसे आप कंटेंट समझ लेते हो तो अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ आपको हाफ एन आवर देना है पढ़ाई के लिए एंड डेली बेसिस पे पढ़ना ही स्टार्ट करो, ठीक है। ये मत सोचो एग्जाम होने वाली है नहीं होने वाली है। 12th स्टैंडर्ड के लिए अगर किसी स्टूडेंट को प्रिपेयर होना होता है तो वो 11th से ही होता है, ठीक है। अगर 12th में 95% अबव जाना होता है ना, 11th का अकाउंट्स नहीं आया तो 12th का अकाउंट्स नहीं समझता, 11th का इकोनॉमिक्स नहीं आया तो 12th का इकोनॉमिक्स नहीं समझेगा, 11th का OCM SP नहीं हुआ 12th में कुछ नहीं समझेगा। यकीन नहीं आता है तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से जाके पूछ लो। ऑलराइट, तो भरोसा रखो आपके टीचर पे, एटलीस्ट कंटेंट समझ लो, ठीक है। समझ लो, चीज़ें लर्न कर लो, ये सारी चीज़ें इसकी 30 से 40% चीज़ें पूरी वहाँ पे 12th में है, ठीक है। चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 1 के इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करेंगे हम लोग रिविजन में और अगले 2 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट? यस, एनी डाउट? ओके, नो डाउट्स, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 5 से 5:30, ठीक है। यस, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।